नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो रोमांच, रहस्य और शायद कुछ अनजाने विश्वासों की धुंध में लिपटी हुई है। कहानी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक पायलट की कहानी है, उसकी रात की उड़ान, एक बहुत ही भयंकर तूफान और फिर एक रहस्यमयी मददगार। ऐसी दास्तान जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस कहानी के घटनाक्रम, उसके विश्लेषण और जो अलग-अलग संभव व्याख्याएं हैं, उनसे जुड़े कुछ अंश हैं। तो आज इरादा यही है कि इस कहानी की परतें खोली जाएं, इसके किरदारों की मनस्थिति, घटनाओं के मोड़ और उनके पीछे छिपे संदेशों को थोड़ा गहराई से समझें। चलिए, एक पल के लिए सोचिए जरा। रात का गहरा सन्नाटा है। आप आसमान में बिल्कुल अकेले हैं, नीचे पूरी दुनिया सो रही है। आपका विमान, आपकी वो भरोसेमंद मशीन, वही आपका एकमात्र साथी। और फिर अचानक सब कुछ गड़बड़ा जाता है। रेडियो बंद, कंपास बेकार, रोशनी गुल, सामने सिर्फ काले डरावने पहाड़ों जैसे बादल। और तभी उसी अंधेरे में एक रहस्यमयी काला विमान वो सामने आता है। उसका पायलट आपको हाथ हिलाकर इशारा करता है, मेरे पीछे आओ। उस पल जब कोई रास्ता नहीं बचा, क्या आप उस अनजान पर भरोसा करेंगे या डर कर पीछे हट जाएंगे? बस यही वो पल है जहां द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी हमें ले जाती है। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी असल में एक पायलट की आप बीती है जो पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, एक रूटीन फ्लाइट पर। वो खुद ही कहानी सुना रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन नरेटर है। हम्म। सफर के बीच में वो अचानक एक बहुत बड़े भयानक तूफान में फंस जाता है। हम्म। और उससे भी बुरा ये होता है कि उसके पुराने डकोटा विमान के सारे जरूरी उपकरण, जैसे कंपास, रेडियो, सब जवाब दे जाते हैं। ओहो। हाँ, मतलब वो पूरी तरह खो गया है, असहाय महसूस कर रहा है। और ठीक उसी निराशा के पल में उसे एक रहस्यमयी काला विमान दिखाई देता है। उस प्लेन का पायलट उसे इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ते पर ले जाऊंगा। अच्छा। हाँ, और कथाकार यानी वो पायलट उसका पीछा करता है और एक तरह से चमत्कार की तरह एक हवाई पट्टी पर सुरक्षित उतर जाता है। लेकिन कहानी का जो असली रहस्य है वो तो इसके बाद सामने आता है। नहीं। जब वो कंट्रोल रूम में उस मददगार पायलट के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि उस रात उस तूफान में रडार पर उसके विमान के अलावा कोई और विमान था ही नहीं। कोई और विमान था ही नहीं। बिल्कुल। तो ये घटना एक अनसुलझी पहेली बन जाती है और कहीं ना कहीं विश्वास की एक एक अजीब सी दास्तान। तो कहानी की शुरुआत तो काफी शांत और मतलब सुकून भरी है ना। पायलट अपने पुराने डकोटा विमान में है, पेरिस से इंग्लैंड की ओर उड़ रहा है। आसमान साफ है, तारे दिख रहे हैं और वो सोच रहा है इंग्लैंड पहुंचकर अपने परिवार के साथ सुबह के नाश्ते के बारे में। एक बहुत ही आम मानवीय इच्छा। हाँ, और ये शुरुआत जानबूझकर ऐसी रखी गई है। लेखक फ्रेडरिक फोसाइथ वो यहाँ पायलट की साधारण घरेलू इच्छाओं को दिखाते हैं, जैसे परिवार से मिलना, एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना। इससे एक शांत सामान्य सा माहौल बनता है और श्रोता या पाठक जो है वो पायलट के साथ फौरन जुड़ जाता है, उसकी उम्मीदें, उसकी भावनाएं महसूस करता है। हाँ, वो अपनापन सा लगता है। बिल्कुल। और ये जो सामान्य जीवन का भाव है ना, ये इतना मजबूत होता है कि जब अचानक संकट आता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। वो शांति और आने वाले खतरे के बीच का जो कंट्रास्ट है, वही कहानी के तनाव को असल में बढ़ाता है। ये दिलचस्प है कि कैसे वो साधारण सी नाश्ते की इच्छा आगे चलकर एक बड़े जोखिम की वजह बन जाती है। पेरिस पार करते ही मौसम बदलता है। पायलट को अपने सामने विशाल, काले, बिल्कुल किसी ऊंचे पहाड़ जैसे बादल दिखाई देते हैं। साफ संकेत था कि भयानक तूफान आने वाला है। उस वक्त समझदारी तो यही थी कि वो वापस पेरिस लौट जाए। सही बात है, वो सेफ ऑप्शन था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। घर पहुंचने की जल्दी, वो नाश्ते की कल्पना, वो उसे इतना खींचती है कि वो एक बहुत ही खतरनाक फैसला लेता है, सीधे उन तूफानी बादलों में घुस जाने का। यहीं पर कहानी में वो मानवीय भूल, या शायद कहें कि अधीरता के कारण लिया गया एक जोखिम भरा निर्णय सामने आता है। और ये मानवीय स्वभाव का एक बहुत जरूरी पहलू दिखाता है। हम अक्सर देखते हैं ना कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं या बस थोड़ी सी अधीरता हमें बड़े अनदेखे जोखिम लेने पर मजबूर कर देती हैं। पायलट का ये फैसला सिर्फ एक उड़ान का फैसला नहीं है, ये कहानी का एक महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, नैतिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ है। हम्म। ये दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे लगने वाले चुनाव भी अप्रत्याशित और कभी-कभी जानलेवा परिणाम ला सकते हैं।
लेखक शायद यहाँ इंसानी फितरत पर ही एक तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि हम जानते हुए भी कभी-कभी खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी इच्छाएं हमें खींच रही होती हैं। और फिर वो उन बादलों में घुस जाता है। उसके बाद जो होता है वो वाकई किसी बुरे सपने जैसा है। जैसे ही विमान बादलों के अंदर जाता है, हर तरफ घना, बिल्कुल स्याह अंधेरा छा जाता है। बाहर कुछ भी नहीं दिखता, विजिबिलिटी एकदम जीरो। विमान हिचकोले खाने लगता है और फिर सबसे भयानक चीज होती है। एक एक करके विमान के सारे जरूरी उपकरण वो दम तोड़ देते हैं। कंपास गोल गोल घूमने लगता है, रेडियो एकदम शांत, और दूसरे जो दिशा बताने वाले यंत्र हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां तनाव अपने चरम पर पहुंचता है। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, ये आधुनिक इंसान की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और उसके फेल होने पर उसकी जो भयानक असहायता है उसका चित्रण है। सोचिए, आप हवा में हैं, दिशा का कोई अंदाजा नहीं, बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई जरिया नहीं, आप पूरी तरह से प्रकृति की ताकतों और अपनी किस्मत के हवाले हैं। डरावना है सोचकर भी। बिल्कुल, ये स्थिति पायलट को पूरी तरह से अकेला, दिशाहीन और एकदम डरा हुआ महसूस कराती है। लेखक यहाँ बहुत कुशलता से उस घुटन और डर को महसूस कराते हैं जो तकनीक के अचानक साथ छोड़ देने से पैदा होता है। और ठीक उसी भयानक निराशा और अकेलेपन के पल में जब पायलट को लगता है कि शायद अब सब खत्म, कुछ अविश्वसनीय होता है। उसे अपने पास उसी काले तूफान में एक और विमान दिखाई देता है, एक बिल्कुल काला विमान। अजीब बात यह थी कि उस विमान पर कोई नेविगेशन लाइट्स नहीं थीं। फिर भी वो उस घने अंधेरे में पायलट को साफ नजर आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था? यहीं से कहानी असलियत की दुनिया से निकलकर रहस्य और शायद अलौकिकता के दायरे में चली जाती है। एक बिना रोशनी वाला विमान जो रडार पर भी नहीं है, जैसा कि बाद में पता चलता है। हाँ, वो भी ऐसे खतरनाक तूफान के बीचों बीच ठीक उसी पल सामने आता है जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सीन पढ़ने वाले या सुनने वाले को हैरान कर देता है। उस काले विमान का पायलट हाथ हिलाकर कथाकार को इशारे से कहता है, मेरे पीछे आओ। अब कथाकार के पास कोई चारा नहीं बचता, उसे उस अनजान पर भरोसा करना ही पड़ता है। उस काले विमान का जो प्रतीकावाद है वो भी काफी गहरा लगता है ना। अंधेरे में एक अंधेरा विमान बिना रोशनी के रास्ता दिखा रहा है। अजीब है। बिल्कुल, ये विरोधाभासी इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। देखिए, काला रंग अक्सर रहस्य, अज्ञात या कभी-कभी अशुभ का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ वही काला विमान एक गाइड, एक बचाने वाले के रूप में सामने आता है। बिना रोशनी के होते हुए भी वो रास्ता दिखाता है। ये शायद इस बात का संकेत है कि मदद हमेशा जानी पहचानी या तार्किक शक्ल में ही नहीं आती, कभी-कभी वो अनजान और रहस्यमयी स्रोतों से भी मिल सकती है। ये दृश्य कहानी में एक उम्मीद की किरण तो जगाता है, लेकिन साथ ही रहस्य को और गहरा कर देता है। तो कथाकार मतलब पायलट मानो किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस काले विमान का पीछा करना शुरू कर देता है। कहानी में बताया गया है कि वो करीब आधे घंटे तक उसके पीछे उड़ता रहा। ये आधा घंटा भी कम तनाव भरा नहीं रहा होगा, खासकर जब उसे पता था कि उसके अपने डाकोटा विमान में फ्यूल भी बहुत कम बचा है। हर पल ये डर कि कहीं फ्यूल खत्म ना हो जाए। हाँ, उस आधे घंटे की उड़ान में यकीनन चिंता और अनिश्चितता का भाव रहा होगा। एक अनजान विमान पर भरोसा जिसका शायद कोई वजूद ही ना हो, और साथ में घटते हुए फ्यूल की चिंता, ये पायलट के धैर्य और उसकी सिचुएशन की गंभीरता को और बढ़ाता है। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। और फिर अचानक वो देखता है कि काला विमान नीचे की ओर जा रहा है और वो भी उसके पीछे पीछे चलता है। देखते ही देखते वो तूफानी बादलों के उस भयानक घेरे से बाहर निकल आते हैं। नीचे रोशनी की दो सीधी लाइनें दिखाई देती है, एक एयर स्ट्रिप। कथाकार आखिरकार सुरक्षित रूप से अपना विमान जमीन पर उतार लेता है। एक गहरी राहत महसूस होती है उसे। वो फौरन पीछे मुड़कर उस मददगार पायलट को थैंक यू कहने के लिए देखता है, लेकिन आसमान खाली होता है। वो रहस्यमयी काला विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका होता है। ये कहानी का इमोशनल क्लाइमैक्स है। जान बच गई है, एक बिल्कुल अनजान, अकल्पनीय सोर्स से मदद मिली है। ये राहत, शुक्रगुजारी और गहरे आश्चर्य का क्षण है। यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी डकोटा विमान और एक लगभग जादुई सी अनदेखी शक्ति का संगम देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ बचाने आया हो। बिल्कुल, वो सेफ लैंडिंग सुनने वाले को भी राहत पहुंचाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उस काले विमान का अचानक गायब हो जाना
वो रहस्य को सुलझाने के बजाय और पेचीदा बना देता है। सवाल उठता है वो था कौन और कहाँ गया। उतरने के बाद जाहिर है पायलट सबसे पहले कंट्रोल टावर जाता है। वो जानना चाहता है कि वो दूसरा पायलट कौन था, वो काला विमान किसका था, ताकि वो उसे धन्यवाद दे सके। वो वहां मौजूद महिला अधिकारी से पूछता है मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था। लेकिन उसे जो जवाब मिलता है वो उसे एकदम हक्का बक्का कर देता है। कंट्रोल रूम की महिला उसकी तरफ बड़े ताज्जुब से देखती है, शायद थोड़ा शक से भी, और कहती है दूसरा विमान इस तूफान में? आज रात कोई दूसरा विमान उड़ ही नहीं रहा था, रडार पर सिर्फ आपका ही विमान दिखाई दे रहा था। और ये है कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन। ये वो पॉइंट है जहां कहानी पूरी तरह से लॉजिक की सीमाओं से परे चली जाती है। अगर कंट्रोल रूम के मॉडर्न रडार सिस्टम पर कोई दूसरा विमान दर्ज ही नहीं हुआ, तो फिर पायलट ने क्या देखा? वो काला विमान, उसका पायलट, उसका गाइडेंस, क्या ये सब सच था या कुछ और? यही तो सवाल है। हाँ, ये खुलासा कहानी को एक अनसुलझी पहेली बना देता है जिसका कोई पक्का जवाब नहीं है। लेखक फ्रेडरिक फॉर्साइथ जानबूझकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। वो इस रहस्य को पढ़ने वाले या सुनने वाले के विवेक पर छोड़ देते हैं। तो इस पूरी कहानी से कई महत्वपूर्ण बातें या कह लें कि थीम्स उभर कर सामने आती हैं। सबसे साफ तो रहस्य और अलौकिकता का तत्व है जो शुरू से आखिर तक बना रहता है, लेकिन इसके अलावा और क्या संदेश मिलते हैं हमें? रहस्य और अलौकिकता तो यकीनन सेंटर में है। उस काले विमान का आना और फिर गायब हो जाना, जिसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, यही कहानी की जान है। लेकिन इसके साथ ही ये कहानी गहरे संकट के समय में अप्रत्याशित मदद के जरिए आशा और विश्वास के महत्व को भी दिखाती है। ये बताती है कि जब सारे रास्ते बंद लगें, तब भी मदद कहीं से भी आ सकती है, चाहे वो कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न लगे। और वो मानवीय निर्णय और उसके परिणामों वाला पहलू भी तो है। पायलट का वो शुरुआती फैसला तूफान में घुसने का। बिल्कुल, ये कहानी मानवीय निर्णयों के परिणामों पर भी एक जरूरी टिप्पणी है। पायलट का घर पहुंचने की जल्दी में लिया गया वो जोखिम भरा फैसला एक चेतावनी की तरह काम करता है कि हमारी इच्छाएं और हमारी जल्दबाजी हमें कैसे खतरे में डाल सकती हैं। इसके साथ ही जब पायलट के सारे आधुनिक उपकरण फेल हो जाते हैं, तो ये कहानी टेक्नोलॉजी पर हमारी जरूरत से ज्यादा निर्भरता और उसके फेल होने पर हमारी लाचारी को भी बहुत असरदार ढंग से दिखाती है। हाँ, ये बात भी सही है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और अप्रत्याशित घटनाओं के सामने हम आज भी कितने वल्नरेबल हैं, कितने संवेदनशील हैं। कहानी कहने का अंदाज भी बहुत असरदार है, जिस तरह से पायलट खुद अपनी कहानी सुनाता है। हाँ, फर्स्ट पर्सन नरेशन का इस्तेमाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पायलट खुद अपनी कहानी कह रहा है। हम उसके डर, उसकी घबराहट, उसकी उम्मीद और बाद में उसके आश्चर्य और राहत को सीधे महसूस कर पाते हैं। पाठक या श्रोता उस अनुभव का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा लेखक ने जिस तरह की इमेजरी का इस्तेमाल किया है, जैसे काले पहाड़ जैसे बादल, स्याह अंधेरा, गोल घूमता कंपास, ये सब मिलकर डर, अनिश्चितता और रहस्य का एक बहुत ही घना माहौल बनाते हैं। उपकरणों का एक एक करके बंद होना और फिर उस रहस्यमयी काले विमान का दिखना, ये सब मिलकर कहानी में लगातार सस्पेंस और रोमांच बनाए रखते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जिक्र हमने कई बार किया, वो काला विमान आखिर था क्या? इसकी क्या क्या व्याख्याएं हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? क्या तो अलौकिक या आध्यात्मिक हो सकती है। हो सकता है वो विमान किसी देवदूत, किसी दैवीय शक्ति या शायद किसी भटकती हुई मददगार आत्मा का प्रतीक हो, जिसे पायलट की रक्षा के लिए भेजा गया था। कई कल्चर्स में ऐसी गार्डियन स्पिरिट्स या गाइड करने वाली शक्तियों की कहानियां मिलती हैं। हाँ, ये तो है। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल एंगल। मनोवैज्ञानिक व्याख्या ये कहती है कि शायद बहुत ज्यादा तनाव, डर, थकान या ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण पायलट को एक तरह का हेलुसिनेशन हुआ हो, भ्रम। हो सकता है उसने अपनी कल्पना में ही उस काले विमान और उसके पायलट को देखा हो। अच्छा। हाँ, उसकी अपनी जीने की जो तीव्र इच्छा शक्ति थी या उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ही उसे किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता दिखाया हो, जिसे उसके कॉन्शियस माइंड ने एक बाहरी विमान के रूप में अनुभव किया। इसे ऑटोकैनेसिस या दूसरे स्ट्रेस इंड्यूस्ड विजुअल फिनोमेना से भी जोड़ा जा सकता है। क्या कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जैसे कोई सीक्रेट प्लेन हो? लॉजिकल व्याख्या की कोशिश की जा सकती है। शायद कोई ऐसा विमान हो जो रडार से बचने की क्षमता रखता हो या कोई गुप्त मिलिट्री फ्लाइट हो। लेकिन कहानी में कंट्रोल रूम की महिला का वो साफ बयान कि रडार पर कुछ नहीं था, इस संभावना को लगभग खारिज कर देता है। हाँ, ये बात तो है। खासकर उस जमाने के डकोटा विमान और रडार टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेखक ने जानबूझकर इन सभी तार्किक छेदों को खुला छोड़ा है ताकि रहस्य बना रहे।
तो लेखक ने इसे एक पहेली ही रहने दिया, जानबूझकर। हाँ, और शायद यही इस कहानी की असली खूबी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें अपनी मान्यताओं, अपने विश्वासों और तर्क की सीमाओं पर सवाल उठाने का मौका देती है। क्या हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूरी है? क्या जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती जो हमारी समझ से परे हों? कहानी हमें इन सवालों के साथ छोड़ देती है। तो द ब्लैक एरोप्लेन की कहानी हमें एक अनसुलझे रहस्य के धुंधलके में छोड़ जाती है जो जहन में घूमता रहता है। पायलट की जान बच गई, ये सच है, लेकिन कैसे बची, किसकी मदद से बची, ये सवाल हमेशा बना रहता है। बिल्कुल, और शायद यही इस कहानी का गहरा संदेश है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनका कोई सीधा सरल जवाब नहीं होता। उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना मुश्किल या शायद नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी वो घटनाएं हमें सुरक्षित रखती हैं, हमें रास्ता दिखा जाती हैं या हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर जाती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य सिर्फ डरावना या नेगेटिव ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी वही अनसुलझा रहस्य हमारे लिए आशा, विश्वास और मार्गदर्शन का स्रोत भी बन सकता है। वो काला विमान क्या था? कोई फरिश्ता, किस्मत का इशारा, पायलट के मन का वहम, या कुछ और जो हमारी कल्पना से भी परे है? इसका जवाब शायद हर सुनने वाले को अपने अंदर ही खोजना होगा। शायद ये सवाल पूछना ही जवाब पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और हमारा अपना मन दोनों ही रहस्यों से भरे हैं। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।